नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, चैप्टर नंबर 32 मराठा मराठों का उदय। ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका पाठ नंबर 3, मराठों का उदय में पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज का शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियां। तो शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो शिवाजी 4 लाख उनकी सालाना आमदनी वाले 23 किले मुगलों के हाथों खो बैठे थे तथा इस क्षति की किसी प्रकार की भरपाई नहीं की जा सकती थी। शिवाजी 4 लाख उनकी सालाना आमदनी वाले 23 किले मुगलों के हाथों खो बैठे थे तथा इस क्षति की किसी प्रकार की भरपाई नहीं की जा सकती थी। ठीक है। वह मुगलों के साथ फिर से प्रतिद्वंदिता की भावना पाने लगे और 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को पुनः लूट लिया। ठीक है। अगले 4 वर्षों के दौरान उन्होंने पुरंदर सहित अपने अनेक किले मुगलों से जीत लिए और मुगलों के प्रदेशों में विशेष रूप से खानदेश और बरार में अंदर तक आक्रमण किए। तो अगले 4 वर्षों के दौरान उन्होंने पुरंदर सहित अपने अनेक किले मुगलों से जीत लिए और मुगलों के प्रदेशों में विशेष रूप से खानदेश और बरार में अंदर तक आक्रमण किए। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत राज मुकुट धारण किया। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत राज मुकुट धारण किया। अब वह मराठा सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे तथा अपने राज्य के विस्तार व सेना की विशालता की दृष्टि से शीर्ण दक्कनी सुल्तानों की बराबरी के दर्जे का दावा कर सकते थे। राज तिलक का संस्कार संपादित करने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने विधिवत यह घोषणा भी की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने विधिवत यह घोषणा भी की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। शिवाजी चूंकि अब स्वतंत्र शासक थे, इसलिए वह दक्षिणी सुल्तानों के साथ किसी बागी सरदार की तरह नहीं बल्कि समकक्ष राजा के रूप में शांति संबंध स्थापित कर सकते थे। तो शिवाजी चूंकि अब स्वतंत्र शासक थे, इसलिए वह दक्षिणी सुल्तानों के साथ किसी बागी सरदार की तरह नहीं बल्कि समकक्ष राजा के रूप में संधि संबंध स्थापित कर सकते थे। शिवाजी ने बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो शिवाजी ने बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का भव्य स्वागत किया और दोनों के मध्य एक औपचारिक समझौता हो गया, जिसमें तय हुआ कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के तौर पर सालाना 1 लाख ऊन लगभग 5 लाख रुपया देगा और मराठा दरबार में अपना एक दूत रखेगा। तो शिवाजी ने बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का भव्य स्वागत किया। दोनों के मध्य एक औपचारिक समझौता हो गया, जिसमें तय हुआ कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के तौर पर सालाना 1 लाख ऊन देगा और मराठा दरबार में अपना एक दूत रखेगा। कर्नाटक में जो प्रदेश जीते जाएंगे तथा लूट का जो माल प्राप्त होगा वह सब दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। कुतुब शाह ने शिवाजी की सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी और तोपखाना प्रस्तुत किया तथा साथ ही उनकी सेना के खर्च के लिए एक धनराशि भी दी। यह संधि शिवाजी के लिए बहुत ही अनुकूल थी। उसने बीजापुरी अधिकारियों से जिंजी और वेल्लूर छीन लिए और जो क्षेत्र उसके सौतेले भाई एको जी के हाथों में थे उन्हें भी जीत लिया। तो यह संधि शिवाजी के लिए बहुत ही अनुकूल थी। उसने बीजापुरी अधिकारियों से जिंजी और वेल्लूर छीन लिए और जो क्षेत्र उसके सौतेले भाई एको जी के हाथ में थी उन्हें भी जीत लिया। कर्नाटक पर आक्रमण में शिवाजी की आखिरी बड़ी सैनिक कार्रवाई थी। कर्नाटक अभियान से लौटने के कुछ 3 दिन बाद 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस बीच उन्होंने एक ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली थी। शिवाजी की शासन प्रणाली बहुत हद तक दक्षिणी राज्यों के प्रशासनिक तौर तरीकों से उधार ली हुई थी। शिवाजी ने 8 मंत्री नियुक्त किए, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा गया। तथापि मंत्रियों के इस समूह का स्वरूप मंत्री परिषद वाला नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। शिवाजी के अष्टप्रधान, तो शिवाजी का अष्टप्रधान कौन था? तो एक आपका मजूमदार था जिसे अमात्य कहते थे, और यह वित्त मंत्री था जिसका वेतन 12,000 ऊन प्रति वर्ष था। तो मजूमदार अमात्य यह वित्त मंत्री था और इसका वेतन 12,000 ऊन प्रति वर्ष था। सुमंत यादवीर, तो सुमंत यादवीर विदेश विभाग दरवाइट शिष्टाचार का मंत्री था। तो सुमंत यादवीर जो मंत्री था वो विदेश विभाग या दरवाइट शिष्टाचार विभाग का मंत्री था। ठीक है। सुरुनवीस या चिटनीस ये आपका सचिव था। तो सुरुनवीस या चिटनीस मंत्री या सचिव था और ये पत्रचार विभाग का मंत्री था। पेशवा या प्रधानमंत्री, तो अष्टप्रधान का प्रमुख था ये, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था या नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। तो पेशवा प्रधानमंत्री, अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था या नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था।
वाक्या नविस या मंत्री, तो यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। तो वाक्या नविस यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग का यह मंत्री था। सेनापति या सारे नौबत सेना का प्रधान था ये। पंडित राव यह धर्म व दान विभाग का मंत्री था ये, ठीक है। तो वाक्या नविस मंत्री या आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग का मंत्री था। सेनापति या सारे नौबत सेना का प्रधान था। पंडित राव धर्म व दान विभाग का मंत्री था, ठीक है। तो मजुमदार अमात या वित्त मंत्री था। वेतन 12,000 ऊन प्रतिवर्ष। सुमंत या दबीर विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार। सुरु नविस या चिटनीस पत्राचार विभाग। पेशवा प्रधानमंत्री अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। वाक्या नविस मंत्री या आधुनिक गृह मंत्री की समानता। न्यायाधीश न्याय विभाग। सेनापति या सारे नौबत सेना का प्रधान। पंडित राव धर्म व दान विभाग, ठीक है। विशेष शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न ही स्थायी थे न ही अनुवांशिक थे। वे राजा की इच्छा पर्यंत इन पदों पर रहते थे। सभी अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया जाता था। इन अधिकारियों के लिए जागीर की व्यवस्था नहीं थी तथा इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। तो विशेष शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न ही स्थायी होते थे और न ही अनुवांशिक थे। वे राजा की इच्छा पर्यंत इन पदों पर रहते थे। सभी अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया जाता था। इन अधिकारियों के लिए जागीर की व्यवस्था नहीं थी तथा इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन संभालने वाले पेशवा और सेना के जिम्मेदार सारे नौबत सेनापति थे। और पेशवा की तरह सेनापति का पद भी काफी सम्मानजनक था तथा यह पद प्रमुख मराठा सरदारों को दिया जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन संभालने वाले पेशवा और सेना के लिए जिम्मेदार सारे नौबत सेनापति थे। पेशवा की तरह सेनापति का पद भी काफी सम्मानजनक था तथा यह पद प्रमुख मराठा सरदारों को दिया जाता था। मजुमदार राज्य का लेखापाल था तथा संभवतः वाक्या नविस पर गुप्तचरी डाक विभाग और राजकीय गृहस्थी की देखरेख की जिम्मेदारी थी। तो मजुमदार राज्य का लेखापाल था तथा संभवतः वाक्या नविस पर गुप्तचरी डाक विभाग और राजकीय गृहस्थी की देखरेख की जिम्मेदारी थी। सुरु नविस या चिटनीस हिसाब किताब में राजा की मदद करता था। सुरु नविस या चिटनीस हिसाब किताब में राजा की मदद करता था। दबीर दरबार के कायदे कानून की देखरेख करता था। तो दबीर दरबार के कायदे कानून की देखरेख करता था और बाहरी शक्तियों से संबंधों के मामलों में राजा की सहायता करता था। न्यायाधीश और पंडित राव क्रमशः न्याय व्यवस्था और परमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार थे। तो न्यायाधीश और पंडित राव क्रमशः न्याय व्यवस्था और परमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार थे। शिवाजी अपने स्थायी सैनिकों को नगद वेतन देने के पक्ष में थे। हालांकि कभी कभी सरदारों को राजस्व दान सरंजाम दिए जाते थे। सेना में कठोर अनुशासन था। किसी स्त्री या नर्तकी को सेना के साथ ले चलने की आज्ञा नहीं थी। युद्ध में प्रत्येक सिपाही द्वारा लूटे गए माल का पूरा हिसाब रखा जाता था। अस्थायी सेना फागा में 30 से 40 हजार घुड़सवार शामिल होते थे। तो अस्थायी सेना फागा में 30 से 40 हजार घुड़सवार शामिल होते जो हवलदारों की कमान करते थे। हवलदारों को निश्चित वेतन दिए जाते थे। किलों की देखरेख बहुत सावधानी से की जाती थी। उनकी हिफाजत के लिए प्यादे तैनात किए गए थे। 1689 ईस्वी में अनाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम पूरा किया। शिवाजी ने अपने राज्य के निकट मुगल क्षेत्रों पर एक कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि की। यह कर भू राजस्व का 1/4 होता था, इसलिए इसे चौथा या चौथ कहा जाने लगा। शिवाजी ने न केवल एक कुशल युद्ध नीतिज्ञ और चतुर कूटनीतिज्ञ साबित हुए, बल्कि उन्होंने देशमुखों की शक्ति पर अंकुश लगाकर एक शक्तिशाली राज्य का शिलान्यास भी किया। सेना उनकी नीतियों को अंजाम देने का एक प्रभावकारी उपकरण था, क्योंकि उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचना सबसे ज्यादा महत्व रखता था। सेना अपने वेतन के लिए बहुत हद तक पड़ोसी क्षेत्रों की रूट पर निर्भर थे। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आपका जो मराठों का उदय है चैप्टर नंबर 32 कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।